प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को दी विकास की सौगात। विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए परियोजनाओं को बताया जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के रामगुंडम में 9,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उर्वरक संयंत्र भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक करीब 18% तक मतदान दर्ज। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। कंबोडिया में वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन के पहले दिन म्यांमार संकट का मुद्दा छाया। दक्षिण पूर्व एशियाई नेता म्यांमार के विपक्षी समूहों को शामिल करने पर सहमत। पिछले साल के तख्तापलट के बाद से हजारों लोग संघर्ष में मारे गए। रूस को लगा बड़ा झटका। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेनी सेना को मिली बड़ी जीत। खेरसॉन से लौटी रूसी सेना। यूक्रेनी सेना ने मनाया जश्न। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की सराहना। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम दौरे पर कुल 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और 3,128 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण की आधारशिला भी रखी गई। ये 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। वहीं उन्होंने शीलानगर से कॉन्वेंट जंक्शन तक बनने वाली बंदरगाह रोड का भी शिलान्यास किया। ये 566 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इसके चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड आर्थिक गलियारे की भी आधारशिला रखी। इसकी अनुमानित लागत 3,750 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। यह छत्तीसगढ़ और ओडिशा के औद्योगिक नोड्स से लेकर विशाखापट्टनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच संपर्क बनाने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में पीएलआई गतिशक्ति जैसी योजनाओं से निवेश बढ़ रहा है, तो वहीं नागरिकों की सुविधाओं को पूरा करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई योजनाओं को आत्मनिर्भर भारत और विकास के लिए जरूरी बताया। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। स्टेशन के पुनर्विकास के बाद वहां 75,000 यात्रियों के प्रतिदिन बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं लगभग 6.65 MMSCMD की क्षमता वाली गेल की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखी गई। 745 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण कुल 2,650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के रूप में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने NH 326A के पथपट्टनम खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया जब संघर्ष के दौर से गुजर रही है, ऊर्जा और सप्लाई चेन का संकट देशों के सामने खड़ा है। ऐसे में भारत की ओर दुनिया आशान्वित नजर से देख रही है। इसकी वजह है कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसकी खास बात है समावेशी होना, वंचितों का खास तौर पर विकास करना, आधुनिक सुविधाएं और नवनिर्मित इंफ्रा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई। हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया। आज जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है, उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी। गतिशक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। और इसके अलावा पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। उन्होंने ONGC की यू फील्ड ऑनशोर डीप वाटर ब्लॉक परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इसकी लागत 2,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। वहां लगभग 3 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की गैस उत्पादन की जा सकेगी। और हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य की 68 सीटों के लिए 24 महिलाओं सहित कुल 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में मतदान के लिए कुल 7,884 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं, 2 कांगड़ा में जबकि 1 सोलन जिले में शामिल है। कांगड़ा जिले में सर्वाधिक 1,625 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति जिले में न्यूनतम 92 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। वहीं आम आदमी पार्टी राज्य में अपना जनाधार स्थापित करने की कोशिश में है। भाजपा और कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के 67 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 11 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अन्य राजनीतिक दल 45 सीटों पर और निर्दलीय उम्मीदवार 99 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। सुबह 11 बजे तक करीब 18% तक मतदान दर्ज किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी की सराज विधानसभा क्षेत्र से मतदान केंद्र संख्या 44 पर जाकर मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि लोग उत्साह के साथ वोट डाल रहे हैं और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। फीडबैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और वो फीडबैक इस तरह का आ रहा है कि एक तो उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से लोग मतदान कर रहे हैं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मतदान किया। वहीं कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने शिमला के लॉन्गवुड में अपना वोट डाला। और हमारे संवाददाता अनुज यादव ने हमीरपुर के एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया।
हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। जी हां, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए 8 बजे से शुरू हुआ मतदान लगातार यहां पर जारी है। चाहे किसी भी उम्र का मतदाता हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सबसे पहले अपनी वोट की ताकत को समझते हुए अपनी वोट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं एक अच्छी सरकार चुनने के लिए, राज्य के लिए, ताकि उनके इलाके का विकास हो। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव के समय में बड़े बड़े दावे और वायदे नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, उन दावे और उन वायदों को नेताओं से पूरा कराने के लिए आज मतदाता अपने घरों से भारी संख्या में लगातार निकल रहे हैं। जिस मतदान केंद्र पर मैं इस समय हूं, आप देख सकते हैं कि यहां पर जितने भी मतदान कर्मी हैं वो सारी महिलाएं हैं। यहां जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी महिलाएं हैं और यहां मतदाताओं के लिए बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था है, ताकि लंबी अगर लाइनें लगती हैं तो लोग, बुजुर्ग लोग यहां पर बैठ भी सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था यहां पर की गई है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बुजुर्ग मतदाता है तो उसके लिए व्हील चेयर की भी यहां पर सुविधा उपलब्ध कराई है। निर्वाचन आयोग चाहता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष जो चुनाव हुआ था 2017 में, उससे भी ज्यादा इस बार मतदान देखने को मिले, एक अच्छा रिकॉर्ड मतदान हिमाचल के अंदर हो। तो निश्चित तौर पर हम भी डीडी न्यूज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलिए और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लीजिए। मेरे कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। और अनुज यादव ने वोट डालने आए कुछ मतदाताओं से भी बात की, आइए सुनते हैं। मेरे साथ एक युवा मतदाता हैं, आपने वोट दिया है, किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? मैं जब भी वोट देता हूं, एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देता हूं जो पढ़ा लिखा हो और जो एक ईमानदार छवि का हो। हमारी सरकार पहले से भी अच्छी चल रही थी और मुझे उम्मीद है कि अब जो भी सरकार फिर से आएगी वो भी अच्छा ही करेगी, लोगों के हितों के ध्यान में रखकर जो है वो निर्णय लेगी। एक वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको क्या लगता है, जब आप वोट देने गए, आपके दिमाग में वो क्या मुद्दे थे जो आपका कोई नेता अगर चुना जाएगा, यहाँ से सरकार नहीं बनेगी, वो क्या कुछ करेगी? मतदान करते समय ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए अपनी क्षेत्र की, जो समाज में महिला से लेकर बच्चों से लेकर समाज में जो जरूरत है, आम जरूरत जो मध्यम वर्ग उसमें ज्यादा आते हैं, उनकी जरूरत की ध्यान रखते हुए वो विकास करे। ऐसे व्यक्ति को चुने जो सबसे मिलनसार हो, हंसमुख हो और वो एजुकेटेड हो और उसका बैकग्राउंड बड़ी अच्छा हो। और बात आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में 19वां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और यह वर्ष आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के पीएम हुन सेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मानव संसाधन, डी माइनिंग और विकास परियोजनाओं सहित तमाम द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और एक विषय पर आपकी बात करते हैं। टीएमसी नेता की विवादित टिप्पणी पर अर्जुन मिंडा बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया सुनते हैं। जा रहा है राष्ट्रपति की जो गरिमा है उसको, ये घोर विरोधी है और इसी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव के समय में भी इन्होंने आदिवासी न बने इस देश का, महिला न बने इस देश का, इस तरह का हथकंडा अपनाया, ऐसे प्रत्याशी खड़ा किए और जब ये बन गई तो अब ये पच नहीं रहे। आदिवासी समाज का अपमान है। आप लोग क्या एज अ ट्राइबल मिनिस्टर आप क्या डिमांड करते हैं?
मैंने तो कहा है उस मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करना चाहिए और देश के सामने ममता बनर्जी को आगे सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए कि सर्वोच्च पद पर बने महिला के बारे में उसके मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह का अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ट्राइबल मिनिस्ट्री भी कोई नोटिस देगी? नहीं, अभी मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के देश के समस्त जनता के बीच में इस बात को पहुंचाएगी कि इसकी मानसिकता क्या है। ऐसे लोगों की बड़ी तादाद इन लोगों के साथ हो सकते है, उसका पर्दाफाश करने का काम हम करें। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हमारे साथ हैं। अर्जुन जी, बहुत ही तो आपने सुना कि अर्जुन मुंडा बीजेपी के नेता, उन्होंने क्या कहा। ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन पर एक विवादित टिप्पणी टीएमसी के एक मंत्री ने की है और इस विवादित टिप्पणी पर अर्जुन मुंडा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि टीएमसी और इस तरह के जो तमाम नेता हैं उनकी अभद्र टिप्पणियों के से उनकी मानसिकता का पता चलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री अखिल गिरी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की है। भाजपा ने राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने टीएमसी नेता अखिल गिरी की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा उन्हें विधायक पद से भी बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के ये मंत्री अखिल गिरी का ये भाषण कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस कारण अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी किरकिरी हो रही है। और बात करते हैं रैपिड रेल जो ट्रांजिट है वो बन रहा है उसके विषय में। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के सबसे बड़े स्टेशन में से एक आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इस स्टेशन के बेस स्लैब और कॉन्कोर्स लेवल का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही प्लेटफॉर्म लेवल का निर्माण कार्य भी पूरा होने के करीब है। फिलहाल यहाँ कॉन्कोर्स लेवल की छत का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने इस वक्त एमडी विनय कुमार सिंह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। दिल्ली मेरठ के बीच आरआरटीएस का कार्य कितना प्रगति पर चल रहा है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह। हम लोग तो गति से प्रगति करते हैं और प्रगति बहुत अच्छी है प्रोजेक्ट की। आप देख रहे हैं, आज आप लोग ने आके यहाँ देखा, ये स्टेशन हमको प्रायोरिटी सेक्शन पे नहीं है। ये स्टेशन हमको चाहिए 24 में, लेकिन हम काफ़ी इसमें एडवांस स्टेज में हैं। हमने फिनिशिंग के वर्क शुरू कर दिए हैं। ब्रिक वर्क आपने देखा कि काम चल रहा है यहाँ पे, ब्लॉक वर्क वगैरह के। तो हम अगले 1 साल में इस स्टेशन को बना देंगे। चुनौती यहाँ पर कितनी रही है? चुनौती तो आप सोच सकते हैं कि कितनी होगी। नेशनल कैपिटल है, उसका भी एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। आनंद विहार बस अड्डा है। जब हमने काम शुरू किया उससे पहले तो ये सोचना भी मुश्किल था कि यहाँ पे आप एक छोटा सा चीज़ भी बना सकते हैं, एक 2 कमरे का मकान भी आप नहीं बना सकते। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 250-300 मीटर लंबाई का ये स्टेशन और दोनों तरफ 4 टनल बोरिंग मशीनें काम कर रही हैं। ह्यूज एक्टिविटी है, उसमें बहुत सारा मटेरियल आ रहा है, जा रहा है। हैवी लॉजिस्टिक्स है, रोज़ सैकड़ों ट्रकों का मटेरियल का आना, उतने का यहाँ से निकल के जाना, इन सबको हम लोग मैनेज करते हैं। ना तो बस अड्डे के मूवमेंट में कोई फ़र्क है ऑपरेशन में, ना इंडियन रेलवे के स्टेशन के ऑपरेशन में कोई अंतर है। 2 बस अड्डे हैं, 2 मेट्रो के स्टेशन हैं, कहीं भी किसी के ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। टीबीएम किस तरह से काम कर रही हैं? टीबीएम का वर्किंग हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हम ये कहेंगे कि ईश्वर की अनुकंपा है कि चारों टीबीएम मशीनें ठीक से बिहेव कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस कॉरिडोर पर परिचालन कब से आरंभ हो जाएगा? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, चूंकि अभी हम प्रायोरिटी कॉरिडोर पे फोकस कर रहे हैं। पर मैं आपको केवल ये कह सकता हूँ कि हमें जून 25 का टारगेट दिया गया है, पर हम उससे पहले आपको इस पे गाड़ी चला के दिखाएंगे। पहले चरण में कहाँ से कहाँ तक रहेगी? पहले चरण में हम लोग दुहाई से साहिबाबाद 5 स्टेशन हैं, दुहाई डिपो से साहिबाबाद, उस पर ट्रेन चलेगी और वो हम लोग मार्च 23 में चलाएंगे, जबकि उसका भी टारगेट जून 23 है, लेकिन हम 3 महीने पहले ऑपरेशन शुरू करेंगे। ट्रेन चलने से सर कितना फर्क पड़ेगा सड़कों? पहले सेक्शन के चलने से कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, चूंकि वो छोटा स्ट्रेच है, और लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रेच बड़ा होता जाएगा उसका एक नेटवर्क इम्पैक्ट होता है, नेटवर्क बेनिफिट मिलता है। तो पहला जब कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ शुरू होगा तो काफ़ी सारे लोग, लगभग 1 लाख प्राइवेट व्हीकल्स लोग छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएंगे, और जब
ये आगे बढ़ेगा जब हम इसको एयरपोर्ट को जोड़ेंगे, हम मानेसर को जोड़ेंगे, हम एसएनबी को जोड़ेंगे, तो ये नंबर लगातार बढ़ता जाएगा। नॉट ओनली क्योंकि हम आगे जोड़ रहे हैं ये नहीं, पीछे भी इसका इम्पैक्ट होता है। जिस आदमी को गाजियाबाद से मानेसर जाना है वो अभी दिल्ली तक आके चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर जैसे ही वो मानेसर आप जोड़ देंगे तो बहुत सारे लोग जो आज बाई रोड जा रहे हैं वो उस पर आना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब पूरी तरह से ये परिचालन में आ जाएगी RRTS, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर 1 लाख वाहनों की जो संख्या है दिल्ली की सड़कों से कम दिखाई देगी। कैमरामैन कुमार दत्ता और सन्नी काला के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली NCR में सर्दी के साथ साथ वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बीते कुछ दिनों में मामूली सुधार के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिर से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 337 दर्ज किया गया। और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 10,54,000 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 30.69% अधिक है। और यूक्रेन के खेरसॉन शहर में रूसी सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन के दक्षिणी खेरसॉन क्षेत्र में नीपर नदी के पश्चिमी किनारे से अपने सभी सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसियों ने मंत्रालय के हवाले से एक बयान में कहा कि खेरसॉन में अब तक एक भी सैन्य इकाई अब नहीं बची है। हालांकि रूस ने कहा कि मॉस्को अब भी खेरसॉन क्षेत्र को रूस के हिस्से के तौर पर देख रहा है। इस बीच खेरसॉन से रूसी सैनिकों की वापसी को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐतिहासिक बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खेरसॉन अब हमारा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार यूक्रेन की सेना खेरसॉन शहर में दाखिल हो गई है। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद स्थानीय नागरिकों ने यूक्रेनी सेना का राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वागत किया। यूक्रेनी सेना की खुफिया सेवा ने बताया कि खेरसॉन नियंत्रण में आ गया है, वहां सेना की टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। और रूस के साथ महीनों तक चल रहे इस युद्ध में यूक्रेनी सेना को महत्वपूर्ण सफलता मिलती दिख रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने 30,000 सैनिकों को यूक्रेन के शहर खेरसॉन से नीप्रो नदी के पूर्वी तट तक वापस लाने की घोषणा की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कानाशेंकोव ने एक वीडियो ब्रीफिंग में कहा कि इस क्षेत्र में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के श्रम बल और सैन्य हार्डवेयर में भारी आग लग गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को खेरसॉन क्षेत्र से अपने एक प्रमुख वापसी अभ्यास की घोषणा की। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को कंबोडिया के नोम पेन में आसियान देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने म्यांमार की जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। इस संबंध में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के नेताओं ने भी म्यांमार को चेतावनी दी है। उन्होंने म्यांमार को पिछले साल हुए 5 सूत्री शांति समझौते पर आगे बढ़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आसियान सभी स्तरों पर म्यांमार के प्रतिनिधित्व की समीक्षा कर रहा है। आसियान देशों ने पिछले साल भी म्यांमार के सैन्य नेताओं को कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शामिल होने से रोक दिया था। और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर एक बड़ा फैसला लिया है जो फिर से चर्चा में बना हुआ है। कंपनी ने इस हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किए गए $8 वाले ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम को निलंबित कर दिया है। कंपनी के एक सूत्र की माने तो ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम शुरू होते ही फेक अकाउंट की संख्या बढ़ने लगी थी। इसे देखते हुए कंपनी ने इस प्रोग्राम को कैंसिल करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मस्क ने ट्विटर के राजस्व बढ़ाने में मदद करने के लिए सदस्यता आधारित सेवा अपनाई थी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।